नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सूर्य आईक्यू एकेडमी में। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे जो पॉलिटिकल रिवॉल्यूशंस हुए थे मॉडर्न वर्ल्ड में। अमेरिकन है, फ्रेंच है और रशियन रशियन रिवॉल्यूशन। ये जो तीन रिवॉल्यूशन हुए थे इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इस क्लास में हम जो भी नोट्स यूज़ कर रहे हैं, ये पीडीएफ नोट्स जो है वो हमारी ऐप सूर्य आईक्यू एकेडमी में अवेलेबल है। आप गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद इस वीडियो को रेफर कीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। हमारे जो नोट्स हैं वो दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हैं। आप दोनों में उसे देख सकते हैं और अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग आप स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन इन द मॉडर्न वर्ल्ड। मॉडर्न वर्ल्ड में कौन कौन से जो तीन मेजर पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन हुए थे उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला था अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। अमेरिका ने जो अपनी आज़ादी के लिए जो वार लड़ा उसके लिए अमेरिकन वार और इंडिपेंडेंस 1765 से 1783 के बीच में हुआ। ये 18th सेंचुरी का लैंडमार्क मूवमेंट था। इसमें क्या है, 13 जो ब्रिटिश कॉलोनीज थी नॉर्थ अमेरिका की वो आज़ाद हो गई थी। और यही एक मेन इवेंट माना जाता है जिसके बाद में जो मॉडर्न डेमोक्रेसी जो आज आप देख रहे हैं उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। और जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में जो कॉलोनियल मेंटेलिटी थी उसको एक्सपोज यहीं से होना स्टार्ट हुआ था। सारे देश में, बहुत वर्ल्ड के बहुत सारी कंट्रीज में जो मूवमेंट स्टार्ट हुए उसकी फाउंडेशन अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस से ही हुई थी। अब ये रिवॉल्यूशन जो हुआ इसका रीज़न क्या था कि भाई ये क्यों हुआ था, व्हाट वाज द मेजर कॉजेज ऑफ द रिवॉल्यूशन। पहला है मर्केंटाइल कैपिटलिज्म एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, व्यापारी पूंजीवाद और आर्थिक शोषण। ब्रिटेन की पॉलिसी क्या थी कि इकोनॉमी जो उसकी घर की है, मतलब जो ब्रिटिश इकोनॉमी है उसको तो बचाने के लिए थी, सारी पॉलिसी उस हिसाब से बनाई थी। और जो ये कॉलोनीज हैं, जैसे ये यूएस हो गया, इंडिया हो गया, जो भी कॉलोनीज इसकी जो थी उसको उन कॉलोनीज में वहाँ पे अपना जो माल है वो कॉलोनीज को बेचते हैं। इससे क्या होगा, ब्रिटिशर्स को पैसा मिलेगा तो ब्रिटिश को फायदा होगा। और यहाँ पे टैक्सेस लगा दे तो इनको जो है कॉलोनी, जैसे यूएस की जो कॉलोनीज थी उनको कोई फ्रीडम नहीं दी गई, न उनको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का मौका दिया गया। ब्रिटिशर्स चाहते थे कि बस अपना जो कंट्री है वो सेफ गार्ड रहे। इसके लिए इन्होंने कई सारे एक्ट पास किए थे। उसमें पहला है नेविगेशन एक्ट। इसमें क्या था, नॉन ब्रिटिशर्स के साथ आप ट्रेड ही नहीं कर सकते, ये रेस्ट्रिक्शन लगा दिया था। तो आपको जब ट्रेड उसी से ही करना है तो फायदा तो ब्रिटिश को होगा ही। दूसरा क्या था, अगर आप और कहीं से अगर ट्रेड करते हैं तो उस पर टैक्स लगा दिए थे। और लोकल जो इंडस्ट्रीज है जैसे आयरन की है या टेक्सटाइल की है वो लगाने से मना कर दिया था, क्योंकि वो आप ब्रिटेन से ही इंपोर्ट कीजिए, इससे उनको फ़ायदा होगा। तो इससे क्या हुआ कि लोगों में काफ़ी आक्रोश था। तो एक इकोनॉमिक रिवोल्ट बन गया कि ये जो पूंजीवाद जो चल रहा है, कैपिटलिज्म चल रहा है, वो अमेरिका के इंटरेस्ट के खिलाफ है। तो पहला रीज़न ये था। दूसरा, टैक्स लगा दिया गया, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या है, बहुत सारे टैक्स लगा दिए, जैसे स्टाम्प एक्ट, टाउनशेड एक्ट, करेंसी एक्ट, वाटरिंग एक्ट। अब इसमें अगर अपन स्टाम्प एक्ट देखें तो कोई भी पेपर रिलेटेड गुड्स हैं उस पर टैक्स लगा दिया था। ये किसके लिए, ये जो 7 इयर्स का जो वॉर लड़ा था ब्रिटिशर्स ने, उसके बाद में 7 इयर्स का जो वॉर था उसके बाद में ये टैक्स लगाया था, ताकि क्या है, ये टैक्स कलेक्ट होके ब्रिटेन को मिल जाए। और ये जो 7 ईयर वार हुआ था ये हुआ था ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। तो
इससे क्या है, ब्रिटेन को काफ़ी नुकसान हो गया था, रेवेन्यू कम हो गया था, इसलिए उन्होंने स्टाम्प एक्ट लाया। दूसरा, टाउनशेंड एक्ट। ये एक्ट जो था, ये इसके लिए लाए थे कि कोई भी जो इंपोर्ट्स हैं, जैसे आपके हो गए ग्लास हो गए, लीड हो गया, पेंट हो गया, टी हो गया, ये कोई भी आप जैसे इंपोर्ट करते हैं तो उस पे आपको टैक्स पे करना है। ठीक है, तो दूसरा ये था। तीसरा था करेंसी एक्ट। इस एक्ट में क्या कर दिया था, करेंसी एक्ट में जो है, इनका जो कॉलोनीज थी उनके पास जो पेपर करेंसी जो थी उसको हटा के एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें पाउंड का फायदा, मतलब ब्रिटेन को फायदा हो, ऐसा सिस्टम बनाया गया। एक ये चौथा था क्वार्टरिंग एक्ट। इसमें क्या था कि अमेरिकन की जो कॉलोनीज जो थी उनको हाउस हो गया, फूड हो गया, या जो भी जरूरत पड़ती है सोल्जर्स को, वो प्रोवाइड करना पड़ेगा उनको, मतलब रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए सब कुछ देना पड़ेगा। या बैरक उनकी जो है, वो उसका जो मतलब पेमेंट है वो इन्हीं से लिया जाएगा, कॉलोनी से। इस टाइप के एक्ट इन्होंने तीन चार पास कर दिए थे। इससे क्या हो गया कि कॉलोनीज को लगने लग गया कि ये हमारे राइट्स को ले रहे हैं, और इसके लिए इन्होंने प्रोटेस्ट भी किया, क्योंकि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि टैक्स तो लगा रहे हैं बट उनको ब्रिटिश पार्लियामेंट में कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया था। तो इसलिए वो चाह रहे थे कि रिप्रेजेंटेशन भी मिले। उसके बाद में बात करते हैं 7 इयर्स वॉर। ये जो वार हुआ, ये ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हुआ था, आपको बताया था मैंने। तो इसके बाद में क्या हो गया, ब्रिटेन के जो फाइनेंस थे वो काफ़ी कमज़ोर हो गए थे, और इसके लिए उन्होंने क्या किया, टैक्स लगाया अमेरिकन कॉलोनीज पे ताकि उसको रिकवर किया जा सकते हैं। और प्लस क्या है, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक ऐसा भी डिक्लेरेशन दी थी, प्रोक्लेमेशन 1763 में, कि जो यूएस के सेटलर है वो अपलेशियन माउंटेन के वेस्ट में जाके नहीं बस सकते। इससे क्या हो गया कि यूएस के जो लोग थे उनमें गुस्सा हो गया, क्योंकि उन लोगों ने ब्रिटेन के फेवर में वार लड़ा था, फिर भी उनके राइट्स कर्टेल कर दिए गए। उसके बाद में जो एनलाइटनमेंट आइडियाज़ आए थे, बहुत सारे जो थिंकर्स आ गए थे, उनके आइडियाज़ आए थे। अब इन जो एनलाइटनमेंट जो आइडिया थे, जो ज्ञान वाले जो आइडिया थे, उन्होंने काफ़ी इन्फ्लुएंस किया था। इसमें अगर बात कर लें तो जॉन लॉक, उन्होंने बताया था कि ये नेचुरल राइट्स हैं, जैसे लाइफ की स्वतंत्रता, लिबर्टी हो गई, लाइफ हो गया, प्रॉपर्टी होगी। अगर ये राइट्स अगर कोई प्रोटेक्ट नहीं करता है तो हमारा एक राइट है कि इस गवर्नमेंट को यहाँ से ओवर तो भगा देना चाहिए। और भी कई सारे आइडिया थे, जैसे रीज़न, तर्क हो गया, बिलीफ थी कि सोसाइटी अपने आप प्रोग्रेस कर सकती है, और लिबर्टी को बहुत ज़्यादा जोर दिया था। तो ऐसे आइडियाज़ आने स्टार्ट हो गए थे, उसका भी एक प्रभाव पड़ा। अब इमीडिएट ट्रिगर क्या हुआ कि भाई ये स्टार्ट कैसे हो, इमीडिएट मतलब क्या रीज़न हुआ कि तुरंत स्टार्ट हुआ। इसका मेन रीज़न था बोस्टन टी पार्टी। इसमें क्या हुआ था कि बहुत सारे जो लोग हैं वो ब्रिटिशर्स के शिप पे चढ़ के बोस्टन का जो हार्बर था वहाँ पे जो टी है वो काफ़ी डंप कर दी थी। अब ये क्यों हुआ था, क्योंकि इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट पास किया था, टी एक्ट। उसमें क्या था कि ये जो टी जो है वो इसमें आएगी यूएसए में, और वो ब्रिटेन से आएगी, और कहीं से नहीं आ सकती। तो इससे क्या हो गया कि मोनोपोली होगी ब्रिटेन की टी में, ब्रिटेन की मोनोपोली होगी। इसके साथ साथ ही जो आपको एक टैक्स लगा दिए थे बहुत सारे,
विदाउट रिप्रेजेंटेशन, ये दोनों इवेंट मिक्स हो गए थे। इससे क्या हो गया, लोगों का जो ये टी वाला जो इवेंट हुआ, इससे लोग ट्रिगर हो गए कि ये तो हमारा बेसिक राइट्स भी ब्रिटिशर्स ले रहे हैं। अब इस ये जो इवेंट हुआ बोस्टन टी पार्टी का, इसके अगेंस्ट में अब इन्होंने क्या किया, ब्रिटेन ने, इन्होंने इनटॉलरेबल एक्ट पास कर दिए। ये पांच चार पांच लॉ बनाए थे, ये पास कर दिए कि भाई ये जो इवेंट हुआ है और ये जो एक्शन लिया गया है बोस्टन टी पार्टी वाला, ये अगेंस्ट है, और अगेंस्ट है ब्रिटिश इंटरेस्ट के। इसलिए जो भी इसमें पार्टिसिपेट किया उनको पनिश किया जाएगा, उनको दंड दिया जाएगा। तो ये जो हुआ, इसके बाद में कई सारे ऑर्गेनाइजेशन आ गए। जब फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस आई, तो उसके बाद कई रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन आ गए, जैसे सन्स ऑफ लिबर्टी, डॉटर्स ऑफ द लिबर्टी, द कमिटी ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस, ये सब हो गए। इन सब ने क्या किया कि एक एंटी कॉलोनियल सेंटिमेंट बनाया यूएस में। तो ये जो सारी चीज़ें हुई, तो ये मेन रीजंस थे जो अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, उसके जो कोज थे, ये रिवॉल्यूशन क्यों हुआ। अब अगर इसमें बात कर लें कि वार जो चालू हुआ, बिगिनिंग जो हुई, ये जो वार स्टार्ट हुआ, ये बैटल ऑफ लेक्सिंगटन और कॉनकॉर्ड अप्रैल 1775 में हुआ। और कॉन्टिनेंटल जो कांग्रेस है, उसकी मीटिंग हुई मई 1775 में, और इन्होंने कॉलोनियल आर्मी की कमांड ले ली थी। अब आर्मी की कमांड लेने के बाद इन्होंने डिक्लेरेशन कर दी इंडिपेंडेंस की। और ये डिक्लेरेशन इंडिपेंडेंस 1776 में, ये जो ड्राफ्ट की थी वो थॉमस जेफरसन ने की थी। और इसमें इन्होंने इंडिपेंडेंस क्लेम कर दी थी, और ये राइट, ये मान लिया था ये हमारा, हमारी लाइफ, लिबर्टी और हैप्पीनेस के लिए, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस के लिए आज़ादी एक नेसेसिटी है। और जो अथॉरिटी है वो लोगों के पास ही है। एक रिपब्लिक घोषित कर दिया था कि पीपल, लोग ही सोर्स हैं अथॉरिटी। अगर आपको हमें गवर्न करना है तो लोग जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। तो रिपब्लिक अनाउंस हो गया था, डिक्लेरेशन इंडिपेंडेंस हो गई थी। फिर रिवोल्यूशनरी वार हुए। अब इसमें क्या है, 1775 से 1780, इसमें बहुत सारी बैटल्स हुई, जैसे बैटल ऑफ साराटोगा, बैटल ऑफ यॉर्क टाउन। इसमें ये जो बैटल्स हुई, इसमें यूएस का साथ फ्रांस ने दिया। इन्होंने बहुत सारे मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड किया। इससे अब ये जब ये सब हो गया, उसके बाद में वार ख़त्म हो गया, और एक सेकेंड ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन की गई 1783 में। इसमें कॉलोनीज को, इन 13 कॉलोनीज को फ्री माना गया, सॉवरिन माना गया, और इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया। अब इन कॉलोनीज का सक्सेस का क्या रीज़न था। इसके कई सारे फैक्टर्स थे। एक तो यूनिटी था, डिटर्मिनेशन था, मिलिट्री सपोर्ट दिया था फ्रांस ने, लीडरशिप अच्छी थी जॉर्ज वाशिंगटन की, और लोकल टेरेन था, गुरिल्ला टैक्टिक्स आती थी उनको, और लोगों का सपोर्ट भी था। और ब्रिटिशर्स ने थोड़ी मिस्टेक की थी कि उनको ऐसा नहीं लगा था कि इतनी कॉलोनी रेसिस्ट कर पाएगी। ये इनका मेन रीज़न था। अब बात कर लेते हैं इसके बाद में पॉलिटिकल, इसका क्या फॉल आउट हुआ, पॉलिटिकल आउटकम क्या निकला जो ये रेसिस्टेंस जो हुई। इससे क्या हो गया, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का बर्थ हुआ एज अ सॉवरेन रिपब्लिक। और यूएस कॉन्स्टिट्यूशन 1787 में बना। ये वर्ल्ड का फर्स्ट रिटर्न रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन था। और बिल ऑफ राइट्स भी दिए गए। ये बिल ऑफ राइट्स कुछ नहीं है, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, वैसे ही ये यूएस के फंडामेंटल राइट्स हैं, इसमें बिल ऑफ राइट्स में वो लिखे हुए हैं। इसमें जैसे आप मान सकते हैं अपने जो फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, प्रेस की है, ट्रायल की है, और बस इस टाइप के राइट्स उसमें दिए गए हैं। बट ये जो रिपब्लिक बना था यूएस का, ये स्टार्टिंग में पूरा डेमोक्रेटिक नहीं था, क्योंकि इसमें वुमेन्स को, ब्लैक्स को
इनको राइट्स नहीं दिए गए थे वोट के। सोशल आउटकम ये तो हो गया पॉलिटिकल आउटकम। सोशल आउटकम क्या हुआ? इंडिविजुअल्स को राइट मिल गए, अपने अपने अधिकार मिल गए, डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हो गई, सबको इक्वलिटी हो गई। और इसके थोड़े ही टाइम बाद में स्लेवरी को हटा दिया गया, क्योंकि अमेरिकन सिविल वार हुआ स्लेवरी के अगेंस्ट में, तो वो हट गई थी। इकोनॉमिक आउटकम क्या हुआ? इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी आ गई थी, इंडस्ट्री का एक्सपेंशन होना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स ने रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे वो सारे हट गए थे। और इसके बाद में यूएस का पूरे वर्ल्ड में इन्फ्लुएंस बढ़ गया था। और इसकी वजह से ही अगली जो हम रिवॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वो भी इसी से इंस्पायर्ड थी। और एंटी कॉलोनियल मूवमेंट काफ़ी बढ़ गए थे। और इससे क्या है, डेमोक्रेसी का, डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज थी उसका काफ़ी विकास हुआ। और सबको ऐसा लगा कि खुद को, जो सोसाइटी है उसको अपने राइट्स अपने पास ही रखने चाहिए, और सेल्फ डिटर्मिनेशन से ही सोसाइटी आगे बढ़ सकती है। तो इस तरह अमेरिकन रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है। जो अभी अपन ने पढ़ा कि इसका जो प्रभाव क्या हुआ, कि फ्रांस पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ा, जो यूएस की जो रिवॉल्यूशन हुई। अब अपन चलते हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन है 1789 से 1799 के बीच में हुई। ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, ये भी काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव था, पॉलिटिकल, और पॉलिटिकली आप मान सकते हैं, सोशली भी मान सकते हैं। ये 1789 से 1799 के बीच में हुआ था। इसमें इन्होंने क्या किया था, इनकी एक बर्बन मोनार्की थी, उसको हटा दिया था। और जो वहाँ का जो स्ट्रक्चर था, फ्यूडल स्ट्रक्चर जो था, उसको भी हटा दिया। बर्बन मोनार्की क्या थी? ये एक फैमिली थी फ्रांस की। और इसने क्या किया, इतनी पावरफुल हो गई थी ये धीरे धीरे पावर सीज करके, कि एक टाइम पे स्पेन, फ्रांस, इटली, ये तीनों पे इसने कंट्रोल कर लिया था। अब इसमें कई सारे राजा हुए, कई किंग हुए। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो इसी प्रकार से ये भी एक बर्बन मोनार्की थी। बर्बन मोनार्की की, इसको हटाने के लिए आप मान लीजिए कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। उसमें मेन रीजन ये मोनार्की, और दूसरा वहाँ की सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर था उसका। अब सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या था वो हम समझ लेते हैं। तो हम कॉजेज देखते हैं, क्या कारण थे कि भाई ये रिवॉल्यूशन हुआ। सोशियो इकोनॉमिक इक्वलिटी, वहाँ पे क्या है, फ्रांस में तीन स्टेट बने हुए थे। तीन स्टेट बने हुए थे, तो पूरी सोसाइटी जो तीन भागों में डिवाइडेड थी। अब उसमें बात कर लेते हैं। पहली जो थी वो थी क्लर्जी, फर्स्ट स्टेट, पादरी। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेट थी। ये लोग क्या थे, ये पॉपुलेशन के तो थे, इनकी बात करें तो ये लोग पॉपुलेशन के थे 1%। ठीक है, बट इनके पास लैंड बहुत सारी थी, और ये टैक्स न के बराबर चुकाते थे। ऑलमोस्ट नील था, नील था। लेकिन इनके पास पावर सबसे ज्यादा था। पहले थे पादरी, क्लर्जी। दूसरा था नोबिलिटी, ये थे, ये कुलीन वर्ग के कुछ लोग थे। इसको सेकंड पार्ट था, ये सेकंड पार्ट था। अब ये लोग क्या थे, ये भी पॉपुलेशन के लगभग 2% थे, और इनके पास भी लैंड बहुत ज्यादा थी। और ये टैक्स नील चुकाते थे, कोई भी टैक्स नहीं चुकाते थे ये लोग। और इन लोगों के पास, ये जो गवर्नमेंट के जो पावर थे, इसमें इन लोगों ने बहुत सारी पोजीशन रखी हुई थी, जैसे अपने यहाँ IAS हो जाते हैं। तो थर्ड स्टेट था वो था कॉमन लोग, जैसे पीजेंट्स हो गए, आर्टिसन हो गए, कॉमन, कॉमनर्स, जो कॉमन लोग हैं। तो इन लोगों के पास क्या था, ये लगभग 97% थे पॉपुलेशन के। पर सारा जो टैक्स है वो इन्हीं के ऊपर लगता था, और इनके पास लैंड भी ज़्यादा नहीं थी, तो टैक्स यही भरेंगे, और इनके पास पावर भी नहीं थी।
पावर भी नहीं थी, लैंड भी नहीं थी, और टैक्स भी यही देंगे। तो ऐसे क्या है, 3 स्टेट बन गए थे। इससे क्या हो गया कि बहुत सारा इनइक्वालिटी हो गई, सोशो इकोनॉमिक इक्वालिटी। इसकी वजह से, पहला रीजन तो यह है, इसकी वजह से रिवॉल्यूशन हुआ। अगला रीजन देख लेते हैं। दूसरा रीजन क्या था? इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया, ट्रबल हो गई। कैसे हो इकोनॉमिक क्राइसिस? कि ये जो फैमिली थी, जो राजा लोग थे, बर्बन फैमिली वाले, और जो कोर्ट में थे, ये काफ़ी खर्चा करते थे, फालतू का खर्चा काफ़ी किया। प्लस 7 इयर्स वॉर भी हो गया। और प्लस क्या किया, इन्होंने यूएस की हेल्प भी की थी मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई करके। इससे क्या हो गया, फ्रांस लगभग बैंकरप्ट हो गया था। इसके साथ में क्या हुआ, 1788 में क्या हुआ, हार्वेस्टिंग जो फसल हुई थी वो भी अच्छी नहीं हुई थी। इससे क्या है, खाने की कमी हो गई थी। इससे क्या हो गया, इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ गया। तो ये सब चीज़ें जुड़ के इकोनॉमिक क्राइसिस की सिचुएशन बना दी। और ये जो मोनार्की आपको अभी बताई थी, इसमें जो किंग हुए थे, ये लुई 16 जो राजा थे, इनको काफ़ी करप्ट माना गया था और रेस्पॉन्स भी नहीं करते थे। और इनकी जो क्वीन थी, मेरी एंटोनेट, क्वीन मेरी एंटोनेट, इनकी जो लाइफ स्टाइल बताते हैं वो भी काफ़ी रिच थी और ये खर्चा बहुत करते थे। इसके साथ ही ये एनलाइटनमेंट आइडियाज जो आ गए, लिबर्टी का, इक्वलिटी का, स्वतंत्रता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, बंधुत्व, रीजन तक क्षमता होनी चाहिए, राइट टू सेल्फ गवर्नेंस, खुद ही गवर्न करें, और राइट होना चाहिए। तो ये सब सेपरेशन ऑफ पावर आ गया। तो ये सब ऑल्टरनेटिव आ गए किसके, जो मोनार्की थी, जो मोनार्की, जो किंग का जो शासन था, उसके अलावा भी और भी शासन के तरीके हो सकते हैं। ये सारे आइडियाज आ गए थे उस टाइम पे, बहुत सारे राइटर आ गए थे। ये भी एक रीजन था। फिर अमेरिकन रिवॉल्यूशन जो हुआ, उसका सक्सेस हो गया, तो वो भी एक मेन रीजन था। तो ये मेन रीजन थे। अब ये जो रिवॉल्यूशन हुआ, इसमें कौन कौन सी फेजेस थे और इवेंट्स क्या क्या हुए उसमें। अब ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई, इसको अपन 4 फेज में बांट सकते हैं। तो अगर पहली बात करें तो नेशनल असेंबली, इसमें क्या हुआ, जो लुई 16 है, उनको सबसे पहले जो एस्टेट जनरल है उसकी मीटिंग बुलानी पड़ गई। अब इसमें कौन कौन थे, इसमें तीनों थे, जो तीन हमने अभी जो पढ़े थे, क्लर्जी, उसके बाद नोबिलिटी, और कॉमनर्स, कॉमन लॉ। इन तीनों की मीटिंग बुलानी पड़ी। इसी मीटिंग में क्या हो गया, ये जो कॉमन लोग थे, इन्होंने बोला कि भाई इसमें वोटिंग करवा लीजिए। और वोटिंग होगी संख्या के आधार पर, नंबर ऑफ पर्सन। तो उस वोटिंग में ये जीत ही जाएंगे, सबको ही पता था। इसी मीटिंग में जो थर्ड स्टेट है, उसने अपने आप को ही नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया कि सारी पावर हमारे पास ही है। ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ, इन्होंने ये यहाँ पे मीटिंग करनी स्टार्ट कर दी। बट इन्होंने क्या किया, अगली बार जब ये मीटिंग पे गए, तो ये मीटिंग हॉल क्लोज थे, बंद कर दिए थे इनके लिए। तो इन्होंने टेनिस कोर्ट में ओथ लिया, एक टेनिस कोर्ट में ओथ ली कि ये एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। इसके बाद में रिवॉल्यूशन स्टार्ट कब हुआ, तब क्या है, इन्होंने बेस्टिल पे हमला बोल दिया था। कॉमन लोगों ने, जो मोनार्की थी, जो किंग था, उनको उस पे हमला बोल दिया था। और ये इस बेस्टिल वाली जो लड़ाई हुई, इसमें जीत भी गए थे। इसके बाद में क्या हुआ कि ये जो नेशनल असेंबली खुद को कॉमन लोगों ने डिक्लेयर की थी, इन्होंने क्या है, जो ये 3 फ्यूडलिज्म जो बनाई हुई थी, और जो ये पावर दिए हुए थे इनको, जो क्लर्जी है या नोबिलिटी है, जो बड़े लोग थे, चाहे वो पादरी हो, कुलीन वर्ग के जो भी लोग थे, उनके पावर सारे ले लिए थे। और इन्होंने एक डिक्लेरेशन दी थी, राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ सिटीजन। राइट्स ऑफ मैन पुरुष के अधिकार और नागरिक अधिकार का एक घोषणा पत्र था।
डिक्लेरेशन थी, उसमें क्या गया, इक्वलिटी बिफोर द लॉ होगी, फ्रीडम ऑफ स्पीच होगा, और जो अधिकार है वो किसके पास रहेगा, लोगों के पास ही रहेगा, और प्रॉपर्टी का भी राइट रहेगा। तो कानून के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसने दे दी थी। दूसरे पार्ट में क्या हुआ, दूसरा था लेजिस्लेटिव असेंबली। अब ये जो हुआ डिक्लेरेशन के बाद में क्या हुआ, फ्रांस को क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दी थी। किंग अभी भी था, बट अब नया कॉन्स्टिट्यूशन बनना था। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दी थी। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था कि किंग के पावर काफ़ी घटा दिए थे, और किंग को लगने लगा कि उसकी फैमिली अब सेफ नहीं है यहाँ पे। तो इसलिए किंग ने क्या किया, लुई 16 ने वहाँ से भागने की कोशिश की। फ्लाइट टू वरीन उसको बोलते हैं, वहाँ से भागने की कोशिश की, बट वो बॉर्डर पे ही पकड़ा गया। ठीक है, इसके बाद में दो फैक्शन आए, जैकोबिन्स और जिरोंडिन्स। और इसमें भी जैकोबिन्स चाहते थे कि राजा ना रहे, किंग रहना ही नहीं चाहिए, बट जिरोंडिन चाहते थे कि राजा रहे, राजा ये रहे। इसके बाद में नेशनल कन्वेंशन हुई और रेन ऑफ टेरर आया। क्या है, इसके बाद फर्स्ट फ्रांस का फ्रेंच रिपब्लिक एस्टेब्लिश हो गया। ये जो हुआ, इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, ये भाग गया था किंग। उसके बाद में ये पहला फ्रेंच रिपब्लिक बना। इसके बाद में रेन ऑफ टेरर चला, क्योंकि जैसे रिपब्लिक एस्टेब्लिश हुआ उसके बाद में रेडिकल गवर्नमेंट आ गई थी। और ये रेडिकल गवर्नमेंट है, इसके हेड था मैक्समिलियन रॉब्स रॉब्सपेरे, ये हेड था। और जैकोबिन्स ये हेड बन गए थे। और कोई भी जो इस रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट में कोई भी काम करेगा तो उसको एग्जीक्यूट कर दिया, उसको मार दिया जाता था। ये काम इन्होंने किया। तो ये मारने की सीरीज में इन्होंने किंग लुई 16 और उसकी फैमिली को भी एग्जीक्यूट कर दिया था। तो पूरा एक डर का माहौल था काफ़ी फ्रांस में। अब ये एक्टिविटी इतनी बढ़ गई थी तो एक नया कंसेप्ट आया, लेवी इन मास। लेवी इन में से मस्से, ये फ्रेंच टर्म है। तो लेवी इन मास, इसमें क्या था कि पूरा जो पॉपुलेशन थी, पूरी जो कंट्री की जो पॉपुलेशन थी, वो अपनी सुरक्षा खुद करती थी। मतलब पूरा नेशन के पास ही डिफेंस का एक मैकेनिज्म हो गया था कि भैया जो भी डिफेंस करेगा वो खुद ही करेंगे। तो पूरा नेशन के पास ही हथियार थे, ऐसा मान लीजिए। तो अगर कोई बाहर का कोई बंदा अटैक करेगा तो पूरा का पूरा नेशन ही उसे प्रोटेक्ट करता था। तो ये एक कंसेप्ट आया। इसके बाद में अब ये जो टेरर चला था, अब ये भी इतना हो गया, लोगों ने अपने डिफेंस अपने हाथ में ले लिया था, पूरा नेशन आर्म्स में था। तो इसके बाद में हुआ थर्मिडोरियन रिएक्शन। इसमें क्या हुआ, ये जो मैक्समिलियन रोबस्पेरे थे, इसको भी एग्जीक्यूट कर दिया गया था। ठीक है, तो इनका भी काम खत्म हो गया था। क्योंकि इन्होंने काफ़ी करप्शन भी किया था, और दूसरा ये काफ़ी रेडिकल एलिमेंट थे। अब जैसे ही ये इनका एग्जीक्यूशन हुआ, उसके बाद एक नया कंसेप्ट आया, द डायरेक्टरी और राइज ऑफ नेपोलियन। डायरेक्टरी में क्या किया इन्होंने, इसके बाद पीरियड काफ़ी अनस्टेबल चला, तो इन्होंने 5 मेंबर एक बॉडी बना दी कि इसके बाद में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ जाए, तो ये लोग चलाएंगे फ्रांस को। तो इन 5 लोगों की कमेटी चलाती थी। बट इससे भी क्या हो गया, ये फेज में काफ़ी इनस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए नेपोलियन ने पावर ले लिया था 1799 में, और खुद को एम्परर घोषित कर दिया था 1804 में। अब नेपोलियन ने ये सब चीज़ें देखी हुई थी, तो इसने क्या किया, काफ़ी रिफॉर्म इंट्रोड्यूस कर दिया। नेपोलियनिक कोड बनाया था। इसमें क्या था, सभी की लॉ के सामने सब बराबर हैं, इक्वलिटी बिफोर लिया लॉ ले आए थे। और एडमिनिस्ट्रेशन में भी काफ़ी इफ़िशियंसी ले आए थे। तो इसका रूल काफ़ी मॉडर्न था, क्योंकि ये पुराना वाला टेरर देख के आए थे
उसके बाद इन्होंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किए। अब ये जो रिवॉल्यूशन हुआ फ्रेंच वाला, इससे क्या आउटकम आए? पॉलिटिकल चेंज क्या है? मोनार्की खत्म हो गई, रिपब्लिक बन गया। ठीक है। और जो भी पॉलिटिकल पावर आपको मिलती है वो लोगों से ही मिलती है। पॉपुलर सॉवरेंटी आ गई, लोकप्रिय संप्रभुता, भाई लोग ही डिसाइड करेंगे। और सोशल चेंज क्या है कि जो इनको क्लर्जी को, पादरी को, कुलीन वर्ग को जो वो दिए हुए थे राइट्स, वो सारे खत्म हो गए। और इक्वल राइट्स सभी को दिए गए, सिटीजनशिप दी गई, इक्वल राइट्स दिए गए। इनिशियली वुमेन्स को राइट्स नहीं दिए गए थे, बट वुमेन्स का काफ़ी रोल था इसमें, तो बाद में वुमेन्स को भी राइट्स दिए गए थे। नेशनलिज्म हुआ। इसके बाद में इससे क्या हुआ, काफ़ी नेशनलिस्ट सेंटिमेंट भी बना फ्रांस के लिए। और ये आइडिया था, ये पूरे यूरोप में फैले। और अभी जो मॉडर्न आइडियल्स अपने जो हैं, अमेरिकन रिवॉल्यूशन के अलावा भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हमें रेशनैलिटी सीखने को मिलती है, ह्यूमन राइट्स मिलता है कि आप तर्क कीजिए, तर्क संगता, ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार और डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं उनका हमें इससे आइडिया लगा। तो इस तरह फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी खत्म होता है। अब हम बात कर लेते हैं रशियन रिवॉल्यूशन की, 1977 1917 की। रशियन रिवॉल्यूशन जो मेन इवेंट था उसमें, इसमें जो जार जार ऑटोक्रेसी थी उसको हटा दिया गया था। जो मोनार्क था, जार की जो ऑटोक्रेसी चल रही थी उसको हटा दिया था, और सोवियत यूनियन का एस्टेब्लिश हो गया था। तो सोवियत यूनियन का एस्टेब्लिशमेंट, उसकी स्थापना हो गई थी। इससे क्या है, ग्लोबल पॉलिटिक्स में काफ़ी प्रभाव आया इसका। अब जो रशिया का रिवॉल्यूशन हुआ था उसके क्या रीज़न थे? एक तो ऑटोक्रेटिक रूल था, निरंकुश तानाशाही थी, निरंकुश शासन या तानाशाही थी। इसमें क्या है, रोमानेव जो डायनेस्टी थी, लेड बाय किसके द्वारा? जार निकोलस सेकंड, इसके द्वारा थी। वो गवर्न कर रहा था। इसने क्या किया था कि बहुत सारे इसने अपने पास पावर ले लिए थे, और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, बट पावर एक्सरसाइज कर रहा था। ऑटोक्रेटिक जो रूल था, तानाशाही थी, उसकी वजह से पहला रीजन। दूसरा क्या है, सोशो इकोनॉमिक डिसकंटेंट, नाराजगी थी लोगों में। क्यों? क्योंकि जो वर्कर थे, जो फैक्ट्री में काम कर रहे थे, वो एक तो बहुत ही पुअर कंडीशन में काम कर रहे थे, उनकी जो वेजेस थी वो भी काफ़ी कम थी। तो वो काफ़ी गरीब थे, पॉवर्टी में थे, डेट था। उसकी वजह से उसकी वजह से ये उसकी वजह से ये रिवॉल्यूशन हुआ। और लैंड की कमी थी, ज़मीन, और गरीबी आप बोल सकते हैं, पॉवर्टी जो थी, ये मेन रीज़न थे, ये सोशो इकोनॉमिक फैक्टर थे रिवॉल्यूशन के। फिर था लेगेसी ऑफ वार, वार की लेगेसी। रशिया और जापान का वार हुआ था। तो इसमें क्या हुआ कि जो जार की जो इनएफिशिएंसी थी वो पता चल गई थी कि भाई ये बंदा तो इनएफिशिएंट है। और इसमें क्या, रशिया हार भी गया था। तो ये होने के बाद एक अक्टूबर मैनिफेस्टो आया। उसमें यह बताया गया कि भी एक इलेक्टेड पार्लियामेंट होगी, और सिविल राइट्स भी कुछ दिए जाएंगे। बट ये जो राइट्स थे वो फॉलो ही नहीं हुए, पूरे ही नहीं किए गए। फिर वर्ल्ड वार 1 में भी इन्वॉल्व हुआ रशिया। अगर रशिया उसमें वर्ल्ड वार 1 में जैसे इन्वॉल्व हुआ, तो इसके जो रिसोर्सेस थे उस पर काफ़ी स्ट्रेन आ गया था, फाइनेंशियली साउंड नहीं था। और बहुत सारे लोग वार में शहीद भी हो गए थे। और मिलिट्री और इन्फ्लेशन भी बढ़ गया था, मिलिट्री को भी काफ़ी नुकसान हुआ था। फूड की शॉर्टेज हो गई थी। इससे क्या है, जनता नाराज हो गई थी, तो ये भी एक रीज़न था। फिर क्या था, एक रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ आ गए थे बहुत सारे, जो जैसे अपन ने बाकी दो रिवॉल्यूशन में देखा, वैसे रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ बट रशिया में जो थे वो पॉपुलर हुए थे।
वो मार्क्सिस्ट थिंकर थे, तो वो पॉपुलर हुए थे। और इसके बाद में बोल्शविक का जो फैक्शन था, व्लादिमीर लेनिन ने, ये इन्होंने एडवोकेट किया था कि इमीडिएट वायलेंट रिवॉल्यूशन किया जाए। और इन्होंने कैसे किया, जो वर्कर थे, जो किसान थे, जो गरीब लोग थे, उनके साथ मिलकर ये रिवॉल्यूशनरी आइडिया को काफ़ी बढ़ाया। ये एक रीज़न था। तो ये आपको चार मेजर रीज़न मिल गए कि रशिया में रिवॉल्यूशन क्यों हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये जो रिवॉल्यूशन हुआ, इसमें कौन कौन से फेजेज आए, मेन मेन फेजेज हम डिस्कस कर लेते हैं। रशियन रिवॉल्यूशन जो मेन फेज था, वो जो इवेंट थे, उसमें पहला था फरवरी का रिवॉल्यूशन। इसमें बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे, स्ट्राइक हुई थी, आर्मी की मिटिनिटीज हुई थी पेट्रोग्रेड में, फरवरी क्रांति भी बोलते हैं। इसमें ज़ार निकोलस को अबडक्ट कर लिया था, अपहरण कर लिया था, और रोमानेव डायनेस्टी का राजवंश खत्म हो गया था। एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई गई, बट वो गवर्नमेंट भी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही, क्योंकि ऑर्डर मतलब मेंटेन नहीं कर पाई। और इसमें जो फेलियर हुए, एक तो वार कंटिन्यू रहा, लैंड का इन्होंने रीडिस्ट्रीब्यूशन किया नहीं, इलेक्शन किया नहीं, तो बहुत टाइम लगा दिया। इसके बाद अक्टूबर का, ये फरवरी में रिवर, फिर अक्टूबर में वापस रिवॉल्यूशन हुआ। इसमें क्या है, लेनिन जो थे वो रिटर्न हो गए थे, वापस आ गए थे रशिया। और पॉपुलर जो था, वो लोगों में नाराजगी थी, तो इन्होंने एक कूप की, और बोल्शविक ने कूप करके पावर ले लिया और खुद को सोशलिस्ट स्टेट डिक्लेयर कर दिया। और वार को बंद कराने के लिए इन्होंने एक सेपरेट एक ट्रीटी कर ली जर्मनी के साथ में, ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोस्विक। इससे क्या हो गया, इसमें रशिया की बहुत सारी टेरिटरी चली गई थी। इसके बाद में क्या हुआ, तीसरी फेज में सिविल वार हुआ रशिया में। वो किसके बीच में हुआ, बोल्शविक, वो अपने आप को रेड आर्मी बोलते थे, और वाइट्स। वाइट्स कौन थे, जो मोनार्की वाले थे, लिबरल थे, और बाहर के लोगों से हेल्प लेते हैं, चाहे वो ब्रिटेन हो, यूएस हो, जापान हो। तो बोल्शविक ने क्या किया कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसको डिसॉल्व कर दिया था। क्यों कर दिया था, कि इन्होंने बोला कि मैंडेट हमारे पास ही है, और ये जो लोग हैं वाइट्स, ये लोग जो हैं, ये फॉरेनर्स हैं, और फॉरेन आर्मी की हेल्प से रशिया को रशिया को सिविल वार में लेके गए हैं, और रशिया पर कब्जा करना चाह रहे हैं। और बोल्शेविक ने अपने आप को नेशनलिस्ट बताया कि हम नेशनलिस्ट हैं, हम रशिया का इंटरेस्ट जानते हैं। तो ये जो सरकार, इन्होंने, जो बोल्शेविक है, इसकी इफेक्टिव लीडरशिप भी थी, और इनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ भी अच्छी थी, और इन्होंने खुद को नेशनलिस्ट बता दिया था फॉरेन आर्मी के अगेंस्ट। तो ये जीत भी गए थे, ये सिविल वार बोल्शेविक जीत गए। और वार जो हुआ था, उसमें वार कम्युनिज्म हुआ, और जो ग्रेन था, जो धान था, वो सब सीज कर लिया था। तो इससे आगे फूड शॉर्टेज भी हो गई थी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई। लेनिन ने फिर क्या किया, 1921 में एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, सोशलिज्म को देखते हुए, समाजवाद को देखते हुए, और इकोनॉमी जो अभी वार वगैरह से जो खराब हो गई थी, उससे रिकवरी के लिए। और इसके लिए इन्होंने क्या है, लैंड ओनरशिप भी अलाउ की लोगों को, और स्मॉल इंडस्ट्रीज में भी दिया कि आप स्मॉल इंडस्ट्री एस्टेब्लिश कर सकते हैं, कंट्रोल दिया उनको। बट लार्ज के हेवी इंडस्ट्री जो थी, उन पे और फाइनेंस का कंट्रोल सरकार का ही रहेगा। अब ये जो रशियन रिवॉल्यूशन हुआ, अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ। तो जार का रजीम था, पॉलिटिकल आउटकम क्या, वो रजीम जो था तानाशाह था, खत्म हो गया था, और यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूएसएसआर का जन्म हो गया। इससे क्या, वन पार्टी कम्युनिस्ट स्टेट का जन्म हो गया। इकोनॉमिक आउटकम क्या हुआ, स्टेट ने क्या किया, लैंड, बैंक, इंडस्ट्री, सबको नेशनलाइज कर दिया, एक सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी बना दी।
और जो इकोनॉमिस्ट मॉडल था यूएस का, उसको इन्होंने चैलेंज कर दिया। और जो भी हम प्रोडक्शन करेंगे या ओनरशिप लैंड वगैरह की रहेगी, वो सबके भले के लिए रहेगी, सोशल गुड के लिए रहेगी, किसी एक आदमी के भले के लिए नहीं रहेगी। अब ये सोशलिस्ट इसका एजेंडा था, फिर भी क्या था, किस पावर काफी सेंट्रलाइज कर दिया था, जिससे ह्यूमन राइट्स इश्यूज होने लग गए। तो कोई भी लेनिन के अगेंस्ट कुछ बोलता था तो उसको क्रश कर दिया जाता था, मतलब डिसेंट बर्दाश्त नहीं थी। अब इसका ग्लोबल इन्फ्लुएंस भी हुआ। ग्लोबल इन्फ्लुएंस क्या हुआ कि इन्होंने अपने जो ये सोशलिस्ट की जो थ्योरी थी, या सोशलिस्ट जो एजेंडा था, वो वर्ल्ड वाइड फैलाया, और यूएसएसआर एक ग्लोबल सुपर पावर बन गया। और वेस्टर्न का जो कैपिटलिज्म का जो था, पूंजीवादी जो स्ट्रक्चर था, उसको चैलेंज किया। और ये राइवलरी होगी कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म की, लड़ाई स्टार्ट हो गई। और ये आइडियोलॉजिकल जो वार हुआ वो कोल्ड वार में कन्वर्ट हो गया। और ये जो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट मूवमेंट जो हुआ, इससे क्या है, काफ़ी बहुत सारी इकोनॉमीज ने ऐसे प्लान डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर दिया। कैपिटलिज्म होना जरूरी नहीं है, सोशलिस्ट का रास्ता भी अपन अपना सकते हैं। और एक नया मॉडल पेश किया। इंडिया पे क्या इन्फ्लुएंस हुआ, इंडिया के जो लीडर्स थे उस टाइम के, उन्होंने भी ये सोशलिस्ट आइडिया को अपनाया। और इंडिया के जब आज़ाद हो गया, उसके बाद इंडिया ने भी मिक्स्ड इकोनॉमी 5 या 5 ईयर प्लान्स लेके आए, 5 ईयर प्लान्स लाए। तो ये एक प्लान्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़े। तो जो सोशलिस्ट के जो प्रभाव था सोशलिस्ट इकोनॉमी का, वो इंडिया पे भी काफ़ी पड़ा। इस तरह रशियन रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है। आगे चल लेते हैं। अमेरिकन और रशियन रिवॉल्यूशन की बात करें तो इनका कंपैरिजन देख लेते हैं। इसका भाई अमेरिकन का क्या था, ब्रिटिश से आज़ादी चाहिए थी। फ्रेंच वाले में क्या था, जो मोनार्की थी, तानाशाही थी। और जो प्रिविलेजेस थे नोबल लोगों के, कुलीन वर्ग के, उसको हटाना। और डिसेंट क्या हुई थी, कॉलोनी की कई सारी शिकायतें थी, ग्रीवेंसेस थे, जैसे टैक्स लगा दिया, आप रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे। इनका क्या था कि इनइक्वलिटी है, सबके सब इक्वल नहीं माने जाते हैं। और जितने जो लोग थे, 3 स्टेट में डिवाइडेड थे, वो आपस में इक्वल नहीं माने। किसी के पास पावर ज़्यादा थी, किसी के पास पैसा ज़्यादा था, किसी के पास केवल टैक्स ज़्यादा था। इसमें क्या था, इसे नेचुरल राइट्स पे और व्यक्तिगत इंडिविजुअल फ्रीडम पे जोर दिया गया था। इसमें लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पे जोर दिया गया था। इसका सोशल चेंज क्या था, लिमिटेड था, क्योंकि स्लेवरी फिर भी थी, इनिशियली तो स्लेवरी थी। इसका क्या था, रेडिकल चेंज हुआ था, वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट था। और जो ये बड़े लोगों में पावर थे वो तुरंत खत्म हो गए थे। और इसका इन्फ्लुएंस क्या हुआ, ग्लोबल डेमोक्रेसी आई, मूवमेंट आया। और जो ये एनलाइटनमेंट वाले जो आइडियल्स थे, वो काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ लोगों के ऊपर, ग्लोबल इकोनॉमी में। और इसका क्या हुआ, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट हुए, नेशनलिज्म की भावना लोगों में आई, सेक्युलरिज्म की भावना आई लोगों में। बात कर लेते हैं रशियन रिवॉल्यूशन और उसकी आइडियोलॉजी, मार्क्सिज्म लेनिनिज्म। तो जो रशियन रिवॉल्यूशन है, इसको 3 भाग में अपन कर सकते हैं, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म। रशियन की जो रियलिटी है वो आइडियली क्या होना चाहिए मार्क्सिज्म में, और सोशलिज्म जनरली क्या होता है। तो इसका पहला जो सिद्धांत था, कोर प्रिंसिपल क्या था, कलेक्टिव पब्लिक ओनरशिप होनी चाहिए। जो भी प्रोडक्शन के संसाधन हैं, उनके लोगों के वेलफेयर के लिए यूज करना चाहिए। मार्क्सिज्म क्या बोलता है, कोई स्टेट नहीं होता है, स्टेटलेस होता है, कोई क्लास नहीं होती है सोसाइटी में, उस हर चीज़ की कलेक्टिव ओनरशिप है, प्राइवेट प्रॉपर्टी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। और रशिया में जो रियलिटी में हुआ, वो इस सिद्धांत को फॉलो किया, लेकिन जो वर्कर थे उस पर ज़्यादा ध्यान दिया।
स्टेट का रोल क्या था इसमें? सोशलिज्म जनरली स्टेट का रोल बहुत ज़्यादा होता है इकोनॉमिक प्लानिंग में और सोशल सर्विस डिलीवरी में। और मार्क्सिज्म में स्टेट का रोल काफ़ी टेम्परेरी होता है और धीरे धीरे गायब हो जाता है। लेकिन रशिया ने इसको स्टेट रोल को यूज़ किया था, सेंट्रलाइज पावर, सेंट्रलाइज पार्टी रखी थी प्रोटेक्ट करने के लिए, रिवॉल्यूशन को बचाने के लिए रेड गार्ड्स रखे थे। मेथड क्या था इसमें? वायलेंस जरूरी नहीं है। मार्क्सिज्म में स्टेटलेस या क्लासलेस सोसाइटी बनाने के लिए वायलेंट रिवॉल्यूशन होना जरूरी है, कैपिटलिज्म को हटाने के लिए। और इसमें जो था वायलेंट कूप हुई थी, सिविल वार भी हुआ और स्टेट ने लोगों का रिप्रेशन भी किया। तो इसमें मिक्सचर था। अब बात कर लेते हैं सोशलिज्म की। इन जनरल जो फोकस है वो काफ़ी बड़ा होता है और मार्क्सिज्म का फोकस काफ़ी इंडस्ट्रियल क्लास, जो वर्किंग क्लास है उसी पे रहता है। और इन्होंने दोनों को ब्लेंड किया था। और अगर एग्रीकल्चर सोसाइटी तो मेनली पीजेंट को सपोर्ट करने के फेवर में था। ठीक है, तो इस तरह आपके जो तीनों रिवॉल्यूशन है वो कंप्लीट होते हैं। इसके बाद में भी हमने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अमेरिकन रिवॉल्यूशन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन और रशियन रिवॉल्यूशन, इसके जो मेन फैक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद करने चाहिए, वो सारे हमने यहाँ पे दे दिए हैं। ऊपर मैंने आपको पूरा समझा दिया है, बट ये आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप समरी फॉर्मेट में याद कर सकते हैं। तो इससे भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। मेजर इवेंट्स क्या थे, ये सब एक समरी फॉर्म में आपको दे दिया है। उसमें कौन कौन से मेन फिगर्स थे, किस किस ने कंट्रीब्यूट किया, इम्पैक्ट क्या हुआ, तो वो सब आप देखेंगे। कौन कौन से मेन इवेंट्स थे, जैसे अपन ने देखे अभी बोस्टन टी पार्टी, सब। उसमें कौन कौन से मेन की फिगर्स थे और इम्पैक्ट क्या हुआ, तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा आपको इस चैप्टर पे एमसीक्यू करने हो तो आप हमारी ऐप सूर्य IQ एकेडमी को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे इस चैप्टर से रिलेटेड सारे एमसीक्यू दिए हुए हैं, आप उसको सॉल्व कीजिए। आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन का आपको लेवल भी पता चलेगा। और इसके रिगार्डिंग आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ऐसे हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।